पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस, डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। डे वाइज वीडियो सीरीज में क्लास नंबर 33 पे आ गए हम लोग। क्लास नंबर 32 में आप लोगों ने ठीक ठाक रिस्पांस दिया है, 250 कमेंट करीब आए थे जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्रेजेंट सर लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसको कंटिन्यू किया जाए, तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है, आप लोग अपनी अटेंडेंस जरूर कमेंट कीजिएगा। कम से कम 500 कमेंट हमको चाहिए इस वाले वीडियो में। आइए चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। मेडिवल हिस्ट्री से आगे कंटिन्यू करना है। मुगल या मुगल वंश से बाबर हम लोग पढ़ चुके थे, बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में बात होगी। भूगोल में वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स हम लोग यहाँ पर शुरू कर लेंगे। टेक्टोनिक एक्टिविटीज को स्टडी करने के बाद बजट कैसे पास होता है भाग 1, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, लास्ट क्लास में रह गया था। मुगल बादशाह बाबर के कितने पुत्र थे? पुत्र थे 4 पुत्रों में जागीर का विभाजन हुआ था। भारत विजित क्षेत्रों में से दिल्ली और आगरा हुमायूं को मिला था, काबुल, कांधार, सिंध और पंजाब का क्षेत्र कामरान को, अस्करी को संभल की जागीर मिली थी और हिंदाल को अलवार का क्षेत्र। लेकिन पूरे मुगल वंश में जैसे इतिहास रहा है, एक ही शासक जो है आगे बढ़ता है। अगर कई सारे पुत्र रहते हैं तो आपस में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ता है, तो इन लोगों में भी उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ता है, अपने तीनों भाइयों को डिपोज करके फाइनली हुमायूं इन सारे क्षेत्रों का स्वामी बनता है, या फिर कह सकते हैं बादशाह बनता है, और ये कह सकते हैं मुगल वंश को आगे बढ़ाता है। हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 को, काबुल में हुआ था, भारत से बाहर। मूल नाम इसका नासिरुद्दीन मोहम्मद है। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यवान। ठीक है, हुमायूं का अर्थ होता है लकी या फिर भाग्यवान। उपनाम इसका हुमायूं है। पिता का नाम इसका बाबर, इसकी माता का नाम महाम बेगम था जो शिया संप्रदाय से थी। राज्याभिषेक इसका 1530 में हुआ था, 23 दिसंबर 1530 में, 22 वर्ष की आयु में। गुलरुख बेगम ये इसकी स्टेप मदर थी, बाबर की एक और पत्नी। कामरान और अस्करी की माँ थी दिलदार बेगम, ये हिंदाल की माँ थी। तो इसकी स्टेप मदर कौन कौन? गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम, इसकी असली माता का नाम महाम बेगम। बादशाह बनने के बाद हुमायूं ने पहला अपना अभियान लीड किया था कलिंजर के अगेंस्ट, कलिंजर पर आक्रमण किया था, और ये अनिर्णायक युद्ध हुआ था, यानी कि इसमें संधि फिर करनी पड़ी थी दोनों पार्टीज को। हुमायूं इसमें जीता नहीं था। फिर
1532 में चुनार में दुर्ग पर आक्रमण करता है हुमायूं, चुनार दुर्ग पर। और 1532 में रायसेन के महत्वपूर्ण किले पर जीत दर्ज करता है हुमायूं रायसेन में। 1532 में गोमती नदी की पर स्थित दोहराया या दादरा, दौरैया आ जाए आपके एग्जाम में, दादरा आ जाए, दौराहा, तो इसमें महमूद लोदी एवं शेर शाह की सम्मिलित सेना को जो है इसने हराया था 1532 में। 1535 में हुमायूं गुजरात और मालवा जीतने वाला प्रथम मुगल बादशाह बना था, गुजरात मालवा जीतने वाला। 26 जून 1539 को चौसा या बक्सर का जो युद्ध हुआ था, चाहे चौसा का युद्ध बोले चाहे बक्सर का युद्ध बोले, हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य, इसमें शेर शाह सूरी की जीत हुई थी। इसी युद्ध के पश्चात शेर खान ने शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की थी, अपना खुतबा पढ़वाया था और अपना सिक्का चलाया था। मई 1540 से निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में जब हुमायूं की हार हुई थी तो हुमायूं को यहाँ से अपना राजपाट सब छोड़ करके भागना पड़ा था, ईरान में जाकर के सफाविद शाह के शासनकाल में इसने शरण ली थी। तो मई 1540 में कन्नौज के युद्ध के बाद फाइनली 15 वर्ष तक हुमायूं जो है ईरान में भटकता रहता है। अपने राज्य को खोने के बाद ईरान में जो है पनाह लेता है, अपने बीवी बच्चों को यहाँ पर छोड़ करके। और इस काल में शासन किसका रहता है? प्रथम 5 वर्ष जो है शेर शाह सूरी का रहता है। शेर शाह सूरी एक कह सकते हैं शक्तिशाली शासक था। उसने हुमायूं को कोई भी रणनीति नहीं अपने खिलाफ लागू करने दी, ना ही कोई कॉन्स्पिरेसी चलने दी। लेकिन बाद के जो शासक थे शेर शाह सूरी के, वो वीक निकले, और जो वीर शेर शाह सूरी के शासक जो कमजोर निकले या फिर अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं निकले, तब वापसी करता है हुमायूं ईरान से। ईरान के सफाविद शाह शासक की मदद से वापसी करता है। 1553 में दीनपना नगर बसाता है। 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूर को पराजित किया था, जो शेर शाह सूरी का एक वंशज है। सिकंदर सूर को हराया था। 22 जून 1555 में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को एक बार फिर से हराया था। और जुलाई 1555 में दिल्ली का शासक बना था। जो शेर शाह सूरी के जो वंशज थे उनको फाइनली हरा करके पुनः दिल्ली का शासक बनता है हुमायूं जुलाई 1555 में। तो मई 1540 से जुलाई 1555 तक हुमायूं का कह सकते हैं एक्साइल वाला पीरियड है, यानी कि एक तरीके से वनवास वाला काल है, जब इसको अपना पूरा राजपाट छोड़ करके दूसरे देश में शरण लेनी पड़ी थी। हम शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे तो और भी इसमें युद्धों के बारे में प्रकाश डालेंगे कि कैसे ही हुमायूं को भागने पर मजबूर होना पड़ा था। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि हुमायूं शब्द का अर्थ तो लकी होता है, लेकिन वह मुगल इतिहास का काफी बदकिस्मत शासक रहा था, क्योंकि बाबर की मृत्यु के बाद से उसको अफगानों से जो है रेजिस्टेंस मिलने लगा था। और अफगान जो काफी चतुर हुआ करते थे, उन्होंने काफी समस्या खड़ी की थी हुमायूं के लिए। और 15 वर्ष तो हुमायूं को देश से बाहर भागना पड़ा था, अपने बीवी बच्चों को यहाँ पर छोड़ करके। शेर खान शेर शाह सूरी के नेतृत्व में बिहार उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में अफगान शक्ति के विकास से हुमायूं को जो है युद्ध करना पड़ा था। लेकिन युद्ध में हुमायूं हारता है, बैटल ऑफ बिलग्राम में, बैटल ऑफ कन्नौज में। और फिर जाकर के 1555 में अपनी वापसी कर पाता है, लेकिन 1 वर्ष बाद जो है मर जाता है। तो इस तरीके से उसको काफी अनलकी शासक कहा गया है। हुमायूं के बारे में अन्य फैक्ट जो जनरली नहीं दिए रहते उसको देख लेते हैं। हमारी कंपाइलेशन में दिया रहता है। जो अन्य कहीं चीजें आपको नहीं मिलेंगी वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंपाइलेशन मिलती हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर हुमायूं 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। दरबारियों को भी बदल बदल के कपड़े पहनना हुमायूं ने अनिवार्य कर दिया था। रविवार को पीला वस्त्र, सोमवार को सफेद, शनिवार को काला वस्त्र, ये सब हुमायूं पहनता था। उलबक्चा नामक एक नया कोट प्रचलन में लाया था। ये कोट हुमायूं खुद पहनता था। हुमायूं ने अपने अमीरों सरदारों को आहले दौलत कहा था, आहले सादत कहा गया था शेख, काजी, दार्शनिक लोगों को, और आहले मुराद कहा गया था संगीतज्ञ लोगों को। कला साहित्य का प्रेमी था हुमायूं। और कहते हैं कि मुगल पेंटिंग्स की नींव जो रखी गई थी वो सबसे पहले हुमायूं के शासनकाल में रखी गई थी, क्योंकि ईरान में जब हुमायूं ने शरण ली थी तो वहाँ से कई सारे पेंटर्स जो है यहाँ पर लाया था हुमायूं अपनी वापसी के समय। तो मुगल पेंटिंग्स की नींव यानी फाउंडेशन कब रखी गई थी? हुमायूं के समय में। और अगर हम देखें ये जनित पर कब पहुंचा था, मुगल पेंटिंग अपनी जनित पर कब पहुंचती हैं? बाद के शासक के समय में, उसके बारे में बताएंगे। आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं कि मुगल पेंटिंग्स अपने जनित पर किस मुगल शासक के शासनकाल में पहुंचती है। शेर मंडल नामक एक पुस्तकालय बनवाया था। पुस्तकालय के प्रमुख को निज़ाम बोलते थे। मुल्ला सर्व उसका पहला निज़ाम था और पुस्तकालय की देखभाल करता था। हुमायूं ने प्रारंभिक काल में अमीर उवैस मोहम्मद को वजीर बनाया था। उसके बाद हिंदू बैग को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी और सोने की कुर्सी दी थी। हुमायूं ने अमीर खुसरो के मकबरे पर समाधि प्रस्तर रखवाया था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही का मकबरा बनवाया था हुमायूं ने सहारनपुर में। हुमायूं के दरबार में मौलाना इलियास और शाह ताहिर नक्षत्र शास्त्र के विद्वान थे। नक्षत्र शास्त्र में काफ़ी मानता था हुमायूं। और मौलाना इलियास जो है इसने हुमायूं को नक्षत्र शास्त्र की शिक्षा दी थी। हुमायूं के दरबार में मौलाना मोहम्मद ने जवाहिरुल उलू की रचना की थी। जवाहिरुल उलू फारसी भाषा में लिखी गई थी। इसमें इतिहास, नक्षत्र विज्ञान, गणित, चिकित्सा आदि करीब 120 विषय शामिल हैं। मुगल दरबार में सर्वप्रथम कॉर्निश और तस्लीम की शुरुआत हुमायूं ने की थी। और नवरोज फेस्टिवल बनाना भी, तुलादान करना हुमायूं ने शुरू किया था अपने दरबार में। ठीक है।
हुमायूं की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या हैं? तबल अदल, न्याय का ढोल, लोक शिकायतें बादशाह तक पहुंचाने के लिए हुमायूं ने एक तबल अदल की शुरुआत की थी। ताजे इज्जत ज्योतिष के आधार पर हुमायूं ने एक मुकुट बनवाया था, ताजे इज्जत ज्योतिष के आधार पर उसमें रत्न वगैरह लगवा करके ताजे इज्जत नामक मुकुट जो है बनवाया था हुमायूं ने। मीना बाजार, नौकाओं पर जो लाइट लगा करके बाजार लगते थे, ऐसी व्यवस्था हुमायूं ने शुरू की थी। ठीक है, मीना बाजार लगवाने की। कस्तरेरवा की शुरुआत हुमायूं ने चलता फिरता महल कस्तरेरवा का निर्माण करवाया था। हुमायूं की पत्नियां कौन कौन थी? बेगा बेगम पहली पत्नी थी। बेगा बेगम ने 1564-65 में हज किया था, इस वजह से इनको हाजी बेगम कहा गया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण बेगा बेगम ने करवाया था या हाजी बेगम ने। हमीदा बानो बेगम ये दूसरी पत्नी थी, अकबर की माता थी। इनकी उपाधि मरियम मकानी की थी। ठीक है, हमीदा बानो बेगम। माँ चूचक बेगम ये पत्नी अबुल माली द्वारा मार डाली गई थी। चांद बीबी तथा शाद बीबी दो अन्य पत्नियां थी हुमायूं की, जो चौसा के युद्ध में मार डाली गई थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितनी पत्नियां हो गई हुमायूं की? 5 पत्नियां कुल मिलाकर। अब आप सोच रहे होंगे ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्या ये सब आता है? बिल्कुल, आजकल एग्जाम में ये सब भी पूछा जा रहा है। अब हम बजट के बारे में बात कर लेते हैं। बजट का वैसे वीडियो तो हमेशा मिलता है पापा वीडियो आपको, लेकिन उसमें इकोनॉमी संबंधी फैक्ट्स होते हैं। इसमें हम बजट का बेसिक बता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, पार्लियामेंट्री प्रोविजंस क्या क्या है, बजट को लेकर के उससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको देखते हैं हम लोग। इसमें हम कोई भी फिगर वगैरह नहीं बजट के बारे में बताएंगे, वो सब आपको अलग से मिलता है। इसमें बजट का बेसिक्स हम लोग करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट्री फीचर्स क्या क्या है बजट के, इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित राजस्व प्राप्तियों और प्रस्तावित व्यय का जो विवरण होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के लिए, उसको हम लोग बजट बोलते हैं। यह एक व्यापक वित्तीय योजना के रूप में कार्य करता है जो सरकार की आर्थिक रणनीति और नीति प्राथमिकताओं को दर्शाता है। ठीक है, मतलब आर्थिक नीति क्या है, सरकार कौन कौन सी पॉलिसीज लागू करने वाली है, क्योंकि इसमें स्कीम्स के बारे में भी रहता है। बजट केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा सालाना तैयार किया जाता है और उसको पारित किया जाता है। केंद्र सरकार के बजट को हम लोग यूनियन बजट बोलते हैं और राज्य सरकार के बजट को हम लोग स्टेट बजट बोलते हैं। भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया। ये एक बार पूछा गया है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द मेंशन है? नहीं। आर्टिकल 112 में जो एक्सप्रेशन मेंशन है वो क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में दिया है। आर्टिकल 112 में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ये हम आम बोलचाल की भाषा में या पार्लियामेंट्री भाषा में बजट बोलते हैं। 2017 में केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को आम बजट में शामिल करके मर्ज कर दिया था। रेलवे बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था? 1924 में एकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट पर बजट जो था केंद्रीय बजट अलग आने लगा था, रेल बजट अलग आता था। इस प्रथा को केंद्र सरकार ने बंद कर दिया था 2017 में। रेलवे बजट को आम बजट में मर्ज कर दिया था। बजट संबंधी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है इसको आप देख लीजिए एक बार। जैसे अनुच्छेद 112 राष्ट्रपति के ड्यूटीज में शामिल है। आर्टिकल 112 में लिखा है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सदन के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण को प्रस्तुत करवाएगा, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हाउस के समक्ष रखवाने के लिए प्रयास करेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मतलब नाम के लिए दे दिया है, ये सब काम जो है संसद करती है, लेकिन राष्ट्रपति जो है ऐसा करने के लिए कारित करते हैं या फिर ऐसा होने के लिए कारण बनते हैं। आर्टिकल 112 में लिखा है। आर्टिकल 113(3) में क्या लिखा है? राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। ये 113 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है। ये सब पूछे गए हैं आर्टिकल्स। भारत की संचित निधि से कोई भी धन अविधि द्वारा किए गए विनियोग के अलावा नहीं निकाला जा सकता। एक पैसा भी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, संचित निधि से जो है नहीं निकाला जा सकता बिना विनियोग विधेयक पारित करे हुए। अप्रोप्रिएशन बिल के बिना कोई भी जो है नहीं निकाला जा सकता पैसा। कर लगाने वाला कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जाता है और ऐसा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। तो हम मनी बिल में पढ़ ही चुके हैं। कर लगाने वाला कोई भी विधेयक जो है आर्टिकल 110 के अंतर्गत आ जाएगा, वो मनी बिल हो जाएगा और मनी बिल केवल लोकसभा में ही जो है पेश किया जा सकता है और उसके लिए भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, प्रायर रिकमेंडेशन। तो ये है यहाँ पे। इसके अलावा फिर विधि के अधिकार के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता है, ना वसूला जा सकता है। संसद किसी भी कर को कम कर सकती है, समाप्त कर सकती है, लेकिन उसे बढ़ा नहीं सकती है। ये एग्जाम में आ चुका है, ये वैलिड पॉइंट है। संसद किसी भी कर को कम कर सकती है, समाप्त कर सकती है, लेकिन उसे बढ़ा नहीं सकती है। कर से संबंधित धन विधेयक या वित्त विधेयक टाइप 1 जो है, यानी फाइनेंस बिल टाइप 1, इसमें धन विधेयक के भी कुछ पोर्शन शामिल होते हैं। वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा को अनुदान की मांग पर मतदान करने को अधिकार नहीं दिया गया है। राज्यसभा को मनी बिल या वित्त विधेयक टाइप 1 जो है, वित्त विधेयक टाइप 1 और मनी बिल को 14 दिनों के भीतर लोकसभा को वापस करना होता है। ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोई पावर नहीं राज्यसभा को अमेंडमेंट्स वगैरह जो है रिकमेंड करने की। अमेंडमेंट्स राज्यसभा रिकमेंड कर सकती है, लेकिन लोकसभा पर बाध्यता नहीं है कि वो उन रिकमेंडेशंस को माने या फिर नहीं।
बजट में शामिल व्यय के अनुमानों में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और भारत की संचित निधि से किए गए व्यय को अलग अलग दर्शाया जाता है। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। भारित व्यय यानी कि चार्ज एक्सपेंडिचर, किए गए व्यय को एक्सपेंडिचर मेड बोलते हैं और भारित व्यय को चार्ज एक्सपेंडिचर बोलते हैं। राजस्व खाते से किए गए व्यय को अन्य व्यय से अलग दिखाया जाता है। भारत की संचित निधि संचित निधि पर भारित व्यय को संसद में मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है, यानी इसे घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, केवल इस पर चर्चा की जा सकती है। भारित व्यय यानी कि चार्ज एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें आती हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन बन सकता है कि चार्ज एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है। चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते उनके कार्यकाल संबंधित अन्य व्यय जो है ये चार्ज एक्सपेंडिचर होता है। इसको कम नहीं कर सकती पार्लियामेंट वोट करके। और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते को कम नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट में वोटिंग करके। ठीक है, ये चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन, ये सब चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, ध्यान रखिएगा सर, फिर हम पेंशन की बात कर रहे हैं। वेतन और भत्ते कहाँ से आते हैं? हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते यानी कि सैलरी और इमॉल्वमेंट, ये कहाँ से आता है? ये आता है राज्य सरकार से। राज्य सरकार जिस स्टेट कह सकते हैं जुरिडिक्शन में है कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब एक हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन जिस राज्य सरकार के पास है, वहाँ की राज्य सरकार से उनके वेतन भत्ते आते हैं। न्यायाधीशों के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, वहाँ के वेतन भत्ते राज्य सरकार की तरफ से आते हैं। उस राज्य की सरकार से जिस हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन जिस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में है, वहाँ की राज्य सरकार से आता है वेतन भत्ते। सैलरी हालांकि यहाँ से आती है, लेकिन जो पेंशन है वो चार्ज एक्सपेंडिचर होती है, वो पार्लियामेंट में वोट नहीं की जा सकती है। सीएजी के वेतन भत्ते और पेंशन ये चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन ये चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है। सर्वोच्च न्यायालय, सीएजी कार्यालय और यूपीएससी के प्रशासनिक व्यय, जिनमें से इन कार्यालयों में सेवारत व्यक्तियों के वेतन भत्ते और पेंशन भी शामिल हो, ये सब जो है चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है। फिर ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर हो, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन संबंधित अन्य शामिल हैं। ठीक है, ये सब चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है। किसी न्यायालय या माध्यम अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचायत की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशि अगर चाहिए है, मान लीजिए कोई डिक्री यहाँ पर पारित की कोर्ट ने या फिर ट्रिब्यूनल ने, उसको लागू करने के लिए धन चाहिए, वो पार्लियामेंट में कम नहीं किया जा सकता, चार्ज एक्सपेंडिचर है ये। संसद द्वारा किसी भी इस प्रकार भारित घोषित अन्य व्यय, किसी भी अन्य व्यय को चार्ज एक्सपेंडिचर अगर संसद घोषित कर देगी तो वो चार्ज एक्सपेंडिचर की सूची में आ जाएगा। तो बजट में व्यय दो प्रकार के होते हैं। एक भारित व्यय यानी चार्ज एक्सपेंडिचर, जिनके बारे में हमने अभी बात की, संसद द्वारा चर्चा की जा सकती है। और संचित निधि से किया गया व्यय संसद द्वारा इस पर मतदान किया जाता है। और अब भारत में बजट के अधिनियम के जो चरण है, इससे संबंध में क्वेश्चन अलग अलग जगह पर पूछे जा चुके हैं। ये 6 चरण है। बजट की प्रस्तुति, सामान्य चर्चा, विभागीय समितियों द्वारा जांच, अनुदान मांगों पर मतदान, विनियोग विधेयक पारित किया जाना, वित्त विधेयक पारित किया जाना। तो ये जो 6 मेथड हैं, 6 स्टेजेस हैं, इन्हीं स्टेजेस से होकर के बजट गुजरता है, तब जो है हर साल बजट पारित किया जाता है। ये हमसे एग्जाम में इस तरीके से पूछ लेते हैं, 6 स्टेज एग्जाम में दे देते हैं और कहते हैं कि इसको क्रम से लगाइए, 1 2 3 4 5 6 है कि 6 4 3 2 1 इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से आपको कहते हैं कि इसको क्रोनोलॉजी में लगाइए, मतलब सही क्रम क्या होता है बजट पारित होने का, ये पूछते हैं। तो सबसे पहले बजट की प्रस्तुति, सामान्य चर्चा, विभागीय समिति द्वारा जांच, अनुदान मांगों पर मतदान, विनियोग विधेयक पारित किया जाना और वित्त विधेयक पारित किया जाना। अगर आप पहले 2 स्टेप और आखिरी का स्टेप ध्यान रखेंगे कि वित्त विधेयक पारित होना लास्ट स्टेज है, तो इससे भी याद रख सकते हैं। सारे स्टेजेस याद रखने की जरूरत नहीं होती है। वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में लोग बात कर लेते हैं। वोल्केनो यानी ज्वालामुखी की बेसिक डेफिनेशन अगर हम देखें तो अग्रही द्रव्यमान वाली वस्तु, जैसे कि पृथ्वी की परपट्टी पर एक दरार, जिससे गर्म लावा, ज्वालामुखी राख और गैसों को सतह से नीचे मैग्मा कक्ष से बाहर निकालने के लिए रास्ता मिलता है। इसको ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। जब जो है लावा बाहर आता है इस स्ट्रक्चर से, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है होता है एक वोल्केनो का। मैग्मा चैम्बर यहाँ पर नीचे होता है, ये मैग्मा चैम्बर एस्थोनोस्फेयर से, ठीक है, ये एस्थोनोस्फेयर से ये लावा ऊपर आता है, क्रस्ट की ओर बढ़ता है लिथोस्फेयर के ऊपर, और ये क्रेटर होता है इधर पे, ये कोन होता है वोल्केनो का, सॉलिडिफाइड लावा लेयर जो नीचे रह जाती है और लावा जो फ्लो करके ऊपर बाहर आपको देखने को मिलता है क्रस्ट के ऊपर।
ये ऊपर जब ये धमाका होता है एकदम से जब गैसों का विस्फोट निकलता है एटमॉस्फेयर में, ये धमाका करता है तो इसको हम लोग वोल्केनिक बॉम्ब बोलते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है वोल्केनो का। अभी एक-एक इसके जो कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में डिटेल चर्चा नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी ज्वालामुखी का जो बेसिक्स हैं और जो फैक्ट्स हैं ज्वालामुखी से संबंधित जो एग्जाम में आ सकते हैं इसको देखते हैं। जैसे हर महाद्वीप पर ज्वालामुखी स्थित है, लगभग सभी कॉन्टिनेंट में ज्वालामुखी है, अंटार्कटिका पर भी है। विश्व भर के में लगभग करीब 1500 ज्वालामुखी सक्रिय हैं, उनमें से 161 यानी 10% संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा के भीतर अवस्थित हैं। वोल्केनो फॉर्मेशन की ग्लिम्स आप पिछले क्लासेस में देख चुके हैं जब हमने प्लेट बाउंड्रीज पढ़ी थी। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर वोल्केनो बनते हैं, ज़्यादातर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर बनते हैं। ठीक है, जब ज़्यादातर ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है, ओशनिक क्रस्ट जब कह सकते हैं लिथोस्फेरिक क्रस्ट के नीचे जाती है तब यहाँ पे ज़्यादातर वोल्केनो बनते हैं। जैसे ओशनिक क्रस्ट जो है जब सबसाइड करती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे तो यहाँ पर आपको ज्वालामुखी का विस्फोट देखने को मिलता है, और यहाँ पर भूकंप ज्वालामुखी एक पूरी आर्क यहाँ पर देखने को मिलती है, और यहाँ पर ओशनिक ट्रेंच देखने को मिलता है जिसके बारे में हमने बात की थी। तो जब ये कैसे आपको देखने को मिल रहा है, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट की तरफ जा रही है, यानी कि ये वाली प्लेट जो ओशनिक क्रस्ट है ये लिथोस्फेरिक क्रस्ट की तरफ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर ये आपको वोल्केनो देखने को मिलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण तरीका तो ये हो गया कि जब एक प्लेट सबडक्ट करेगी नीचे और ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब ज्वालामुखी यहाँ पर बनते हैं। नॉट ऑल वोल्केनोस आर रिलेटेड टू सबडक्शन, अनदर वे ऑफ वोल्केनोस कैन फॉर्म व्हाट्स नोन एज वोल्केनिक हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म से भी यहाँ पर वोल्केनो बनते हैं, सिर्फ इसी तरीके से नहीं जैसे हमने बताया, एक और तरीका होता है, ये तरीका इस तरीके का है, जैसे प्लेट मोशन करती हैं, ठीक है, प्लेट मोशन करती है, यहाँ पर वोल्केनिक हॉटस्पॉट होता है, यानी कि आस्थनोस्फेयर का जो गर्म हिस्सा होता है जो क्रस्ट के ऊपर तक भी गर्म रहता है और मैग्मा लिए हुए होता है। तो जब प्लेट मोशन करती है, जैसे प्लेट जब मोशन कर रही है, प्लेट अपनी मोशन में है, तो जब ये खुला हुआ हिस्सा एक जगह पा जाता है तो ये वोल्केनिक विस्फोट करता है। ऐसे प्लेट मोशन करती है तो दूसरी जगह पे कर रहा है, फिर तीसरी जगह इसको जब जगह मिलती है क्रस्ट में तो ये तीसरी जगह फिर चौथी जगह यहाँ पर वोल्केनिक विस्फोट करता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी लेयर को सबडक्ट नहीं होना पड़ा इसके विस्फोट के लिए, ऑलरेडी जो है मैग्मा के बाहर आने की जगह बनी हुई थी, वहीं से वोल्केनिक विस्फोट जब होता है तो उसको हम लोग हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म बोलते हैं। वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स जो होते हैं ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज से नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके लिए टेक्टोनिक एक्टिविटीज की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि ज़्यादातर जो विश्व के ज्वालामुखी हैं ये रिंग ऑफ फायर में अवस्थित हैं। सक्रिय ज्वालामुखी अग्निवलय के चारों ओर अवस्थित हैं, जो करीब 25,000 मील लंबा घोड़े की नाल के आकार का क्षेत्र है। जो रिंग ऑफ फायर है इसका एक्चुअली आकार किस शेप का है, अभी एग्जाम में पूछा गया था, एक एग्जाम में मुझे याद नहीं है, लेकिन ये शायद यूकेपीएससी में पूछा गया था अभी हाल में कि किस शेप का है, घोड़े की नाल के आकार का है। तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे से उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट, बेरिंग सागर से होते हुए जापान न्यूजीलैंड में फैला हुआ है रिंग ऑफ फायर। इंडोनेशिया भी रिंग ऑफ फायर में आता है, ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया में काफ़ी सारे ज्वालामुखी है। अधिकांश ज्ञात ज्वालामुखी गतिविधियां और भूकंप अभिसारी प्लेट मार्जिन पर यानी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर और मध्य महासागरीय कटकों के पास अवस्थित होते हैं। मिड कॉन्टिनेंटल जो रिज होती है उसके पास देखने को मिलते हैं, जो हम डायग्राम में भी दिखा चुके हैं। अन्य 25% भूकंप रिंग ऑफ फायर के अलावा भूमध्य हिमालय बेल्ट में मिलते हैं, एशिया माइनर में, हिमालय और उत्तरी पश्चिम चीन के कुछ भागों में देखने को मिलते हैं। 16वीं शताब्दी से लगभग 480 ज्वालामुखी सक्रिय रहे हैं, इनमें से लगभग 400 प्रशांत महासागर में और उसके आसपास अवस्थित है, 80 भूमध्य सागर, अल्पाइन हिमालय बेल्ट में, अटलांटिक और हिंद महासागर में, मध्य विश्व बेल्ट में अवस्थित है। सबसे अधिक ज्वालामुखी सांद्रता वाली बेल्ट जो है एलुसियन कुरिल द्वीप आर्क है, मलेशिया और न्यूजीलैंड टोंगा बेल्ट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर ज्वालामुखी गतिविधियां जो है समुद्र के नीचे होती हैं, सी लेवल से ऊपर जितने ज्वालामुखी होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कंट्रीज विद मोस्ट नंबर ऑफ वोल्केनोस, हम ध्यान रखिएगा, हम नंबर ऑफ वोल्केनोस के बारे में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनोस के बारे में बात नहीं हो रही है। नंबर ऑफ वोल्केनोस के मामले में टॉप पर है यहाँ पर यूएस, और ज़्यादातर इसमें अलास्का के रीजन में है, सेकंड पर रशिया है, थर्ड पर इंडोनेशिया है, फोर्थ पर आइसलैंड है, और फिफ्थ पर यहाँ पर जापान है। यहाँ पर नंबर ऑफ वोल्केनोस के बारे में बात हो रही है। एक्टिव वोल्केनोस को हम यहाँ पर अभी काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका डेटा हर जगह अलग अलग दिया है, और एक्टिव वोल्केनोस बदलते रहते हैं, कई वोल्केनो जो है एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, तो वो डेटा हमको नहीं याद रखना है। अन्य क्षेत्र जहाँ पर आपको वोल्केनो देखने को मिलते हैं, अटलांटिक तटों पर सक्रिय ज्वालामुखी बहुत कम है, लेकिन कई निष्क्रिय विलुप्त ज्वालामुखी भी हैं, जैसे सेंट हेलेना, केप वर्डे और कैनरी द्वीप, ये सब। लेकिन आइलैंड और एजोरेस के ज्वालामुखी सक्रिय हैं। ग्रेट रिफ्ट रीजन में आपको ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं।
रिफ्ट वैली में कुछ ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, जैसे पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट वैली के किनारे पाए जाते हैं माउंट किलिमंजारो, माउंट कीनिया। वेस्ट इंडीज आइलैंड में आपको देखने को मिलते हैं लेसर एंटिलीज पर आपको ज्वालामुखी द्वीप देखने को मिलते हैं। ठीक है। भूमध्य सागरीय ज्वालामुखी गतिविधि के बारे में बात करें तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के ज्वालामुखी मुख्य रूप से अल्पाइन मोड़ों से संबद्ध होते हैं, जैसे वेसुवियस वोल्केनो, स्ट्रोम्बोली। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन कहा जाता है स्ट्रोम्बोली वोल्केनो को। ईगन द्वीप समूह, कई ज्वालामुखी एशिया माइनर में पाए जाते हैं, जैसे माउंट अरारात, माउंट एल्ब्रूस। इस व्यापक क्षेत्र के ज्वालामुखी मुख्य रूप से यूरेशियन प्लेट और उत्तर की ओर बढ़ने वाली अफ्रीकन प्लेट के बीच अभिसरण का परिणाम होते हैं। यूरेशियन प्लेट जो नॉर्थ की तरफ जा रही है और अफ्रीकी प्लेट के बीच जो कन्वर्जेंस होता है उसका परिणाम है ये मेडिटेरेनियन रीजन में जो वोल्केनो है। इस प्रकार की ज्वालामुखी गतिविधि मुख्य रूप से अफ्रीकी और यूरेशियन प्लेट के परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप देखने को मिलती है। यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेट के परिणाम स्वरूप जो मेडिटेरेनियन प्लेट है कई हिस्सों में टूट जाती है, तो उसके आसपास आपको वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गल्पागोस आइलैंड के बारे में 2022 के पेपर में पूछा गया था कि ये किस तरीके के आइलैंड है, तो ये वोल्केनिक आइलैंड है, आपको पता होना चाहिए। वोल्केनिक लैंडफॉर्म में अगला जो वीडियो हम लोग करेंगे, मतलब अगला पार्ट जो करेंगे उसमें हम लोग कंट्री और कौन सी कंट्री में कौन सा वोल्केनो स्थित है वो आपको बताएंगे। कंट्री वोल्केनो मिलाने के लिए आपको दे देंगे, तो उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आजकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं, कौन सी कंट्री में कौन सा वोल्केनो आपको देखने को मिल सकता है। डे नंबर 33 में आपके मोस्ट अवेटेड सेक्शन साइंस में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से आपको ये स्क्रीन दिख रहा है। तो आप सोच रहे होगे लाइट, लेकिन आपके शरीर में वो कौन सी चीज़ फिट है जिसकी वजह से ये लाइट भी दिख रही है। तो आप समझ चुके हो, आपकी आँख के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से साइंस के हिसाब से ये चलती है। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रेलिवेंट सेक्शन है। तो यार दुनिया कितनी ज़्यादा खूबसूरत है ना। सॉरी, अरे यार ये वीडियो किसने डाल दिया। चलो यार फिर से, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से दुनिया को लोग कुछ और बोलते हैं। तो अब देखो यार, ये दुनिया कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, और ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम इस दुनिया को देख पाते हैं, जिसके पीछे की वजह है हमारी ये आँखें। तो इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए भगवान ने भी इन आँखों को कितना ही खूबसूरत बनाया है, लेकिन फिर भी बॉलीवुड वालों को इसमें नज़र आती है नमकीन मस्तियाँ। तो भाई हाँ, चलो ये मान लिया कि आँख के अंदर जो लैक्रीमल ग्लैंड होती हैं उनकी वजह से जो ये आंसू निकलते हैं और जाके शराब में टपक जाते हैं, इनमें कुछ हद तक नमकीन पार्टिकल होते हैं। लेकिन क्या आप इसको चाटने गए थे क्या, जो नमकीन मस्ती हो गई है? तो खैर, बिना आंसुओं को चाटे और बिना दुनिया को गाली दिए शुरू करते हैं अपनी आँख के बारे में, जिसमें हम उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से ये खूबसूरत आँखें बनी होती हैं, और जैसे ही लाइट इन पे पड़ती हैं तो क्या कुछ हरकत होती है, कैसे वो सिग्नल दिमाग में जाता है, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त ये रहने वाला है। तो देखो यार, आपकी इसी जहाँ की जो आँखें होती हैं उसमें ये जो वाइट पोर्शन होता है इसे बोलते हैं स्क्लेरा, जिसे कि कुछ मेरे जैसे लोग श्वेत पटल भी बोलते हैं। अब ये आपको जितना दिख रहा है ये उतना ही नहीं होता। ये आइसबर्ग का वो हिस्सा है जो कि आपको जहाज़ से दिखता है, और ये आइसबर्ग का वो हिस्सा है जो कि समुद्र की गहराई से दिखता है। तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन वाइट वाला है, यही आपको सामने से सफ़ेद दिखता है जाके। उसके बाद ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक काली काली बाउंड्री है, मतलब वो बाउंड्री जो कि काली काली है, इस पूरे सर्कल को आइरिस कहते हैं। और अंदर जो ये एरिया कवर है इस डार्क वाले को छोड़ के, इस पे अभी हम बाद में आएंगे, ये भी पूरा आइरिस में ही कवर होता है। अब इसका काम बहुत ही सिंपल है, बाहर से जितनी भी लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करना और कंट्रोल्ड वे में हमारी आंखों तक पहुंचाना इसका काम है। क्योंकि बाहर तो कितनी भी लाइट आ रही है, अगर वो सारी हमारी आंखों पे चली गई तो अंदर जो रेटिना में फोटो रिसेप्टर हैं वो सारे के सारे डैमेज हो जाएंगे। तो आइरिस ने ये डिसाइड कर दिया कि कितनी लाइट आंखों के अंदर जानी चाहिए। तो अभी आपने देखा कि आइरिस जो है ये काली काली है, लेकिन कुछ लोगों की यहाँ पे भूरी होती हैं, कुछ की नीली, कुछ की हरी तक होती हैं, और जिनकी नहीं होती वो शौक में कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट लेंस लेके आते हैं जिनकी वजह से उनकी आंखों की आइरिस का कलर चेंज हो जाता है। तो जितनी भी लड़की लोग देख रही हो, आप लोग ये बताओ कि कौन कौन लोग ये काम करती हो।
कि जानबूझ के अपनी आँखों का कलर चेंज करवाना। वैसे कंपलसरी नहीं है, कमेंट बॉक्स सभी के लिए खुला है, जो लोग बताना चाहो ज़रूर बताना। तो अभी हमने जैसा कि देखा कि बाहर से कितनी लाइट आँखों के अंदर जानी चाहिए वो डिसाइड हो रहा है इस एरिया से, आइरिस से। अब ये जो उसके भी अंदर का पार्ट है, काला काला ये घेरा, ये लाइट एक्चुअल में जाती वहाँ पे है। तो इस प्यूपिल में कितनी लाइट जानी चाहिए ये डिसाइड होता है आइरिस से। कैसे डिसाइड होगा? अगर मान लीजिए बाहर बहुत तेज़ लाइट है तो ये जो आइरिस है ये पुतली को ऐसे सिकोड़ देगा, इस गोले को छोटा कर देगा ताकि कंट्रोल्ड वे में लाइट अंदर जाए, सारी की सारी ना घुस जाए। वहीं अगर आप किसी अंधेरे कमरे या फिर सिनेमा हॉल के कोपचे में चले जाओ तो ये आइरिस इस पुतली के गोले को इतना बड़ा कर देगा, फैला देगा, ताकि जो भी लाइट अवेलेबल है वो अंदर जाए और हमारी आँख चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर सके, उसको हल्का बहुत दिख सके। और यही वजह है कि एकदम से अंधेरे से निकल के चाहे उजाले में जाओ या फिर मई जून के महीने में सीधे सीधे आप सिनेमा हॉल के कोपचे में चले जाओ, आँखें कुछ हद तक उनको नहीं दिखता है 1-2 सेकंड तक। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आइरिस जो है ये प्यूपिल को एडजस्ट कर रही होती है उस पर्टिकुलर लाइट इंटेंसिटी के लिए। अब आप सोच रहे हो ये बार बार इंटेंसिटी काहे बोल रहा है, तो जैसा कि हम साउंड में बता चुके हैं कि गिवन एरिया से अगर कोई भी एनर्जी अंदर जा रही है तो उस एरिया के लिए वो इंटेंसिटी हो जाएगी। तो आँख का भी तो एक फिक्स एरिया है ना, और बाहर से लाइट आ रही है जो कि एक एनर्जी है। लेकिन अगर आप गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा पहन के चले जाओ तो आँखें उस वक्त एडजस्ट नहीं करेंगी, ये सारा एडजस्टमेंट आपका ये चश्मा ही कर देगा। वैसे अभी थोड़े दिन पहले यूट्यूब पे कोई बता रहा था कि जो पायरेट्स होते थे, यानी कि समुद्री लुटेरे उस समय के, पुर्तगालियों का जब ज़माना था, तो वो जो इस तरीके का एक आँख में पहनते थे उसके भी पीछे की कुछ वजह ऐसी थी। खैर ये अफवाह है कि सच है, इस बारे में आप लोग अपनी राय बताना। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है ये सिर्फ खतरनाक दिखने के लिए ये काम करते थे। तो अभी तक आप ये सीख चुके हो कि ये प्यूपिल को सिकोड़ने फैलाने का काम आइरिस का है, क्योंकि उसको लाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कराना है। अब ये फैलेगा कब? जब ज़्यादा लाइट अंदर मांगता होगा, और सिकुड़ेगा कब? जब बाहर ज़्यादा लाइट अवेलेबल है और थोड़ी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये आइरिस और प्यूपिल जो है इनका काम आप समझ चुके हो, लेकिन इसके बाहर का एक कवर भी होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। इसका काम होता है कि बाहर जितनी भी लाइट आ रही है वो आँख की तरफ फोकस हो जाए सीधे सीधे, और उसके लिए इस कॉर्निया में यहाँ पे लिक्विड टाइप का भरा रहता है जिसे कि कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ये कॉर्निया में भरा रहता है और काम इसका आप समझ चुके हो कि बाहर जो भी आड़ी टेढ़ी लाइट रेज हैं उसको सीधे आँख तक पहुँचाना। उसके बाद तक का जितना भी काम है वो आइरिस अपना संभाल लेगा और प्यूपिल में उसी हिसाब से लाइट अंदर जाने देगा। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी नेत्रदान होता है, मतलब कोई अपनी आंखें डोनेट कर रहा होता है मरने के बाद, तो यही कॉर्निया हटा के ट्रांसप्लांट किया जाता है उसके। लेकिन ये क्या, तुम्हें क्या लग रहा है कि पूरी की पूरी आंखें उठा के घुसेड़ दी जाती है क्या? नहीं, ये बात गलत है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है बस। अब अगर हम प्यूपिल के पीछे चलें, क्योंकि प्यूपिल से लाइट आपकी घुसा दी गई है किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा। अब इसके बाद बाकी का काम करेगा लेंस। किस टाइप की लेंस फिट होती है आँख में? तो कन्वेक्स लेंस, ये आपको ध्यान रखना है पहली चीज़। और इस लेंस को ऊपर और नीचे से पकड़ के किसने रखा है? दो टाइप की मांसपेशी, मतलब दो ऐसी मांसपेशियाँ, टाइप एक ही है, सिलरी मसल्स इनका नाम है, एक ऊपर है एक नीचे है। अब इनका काम क्या है? लेंस को मोटा या पतला करना। पतली होगी तो ऐसे दिखेगी, मोटी होगी तो ये फूल जाएगी ऐसे। तो ये जो आई की लेंस है ये अपने हिसाब से, मतलब बाहर जो भी ऑब्जेक्ट आपको देखना है, दूर का चाहे पास का, उसी हिसाब से इसका फोकस चेंज होता रहता है, जिसके लिए इसको फूलना या पिचकना पड़ता है। और ये काम करवाती है सिलरी मसल्स। अगर मान लीजिए इसको पतला करना है तो ये तन जाएंगी मांसपेशियाँ और खींच के इसको पतला कर देंगी, और अगर इसको मोटा करना है तो ये अपनी पकड़ छोड़ देंगी और ये लेंस मोटी हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है भाई कि इस लेंस को मोटा या पतला होना ज़रूरी क्यों मांगता है? तो भैया वो होता इसलिए है ताकि दूर या पास जैसा भी ऑब्जेक्ट है जिसको हमारी आँख देख रही है उसकी करेक्ट इमेज रेटिना पे बन सके। रेटिना आप जानते ही हो, पर्दा होता है, एक पर्दा बाहर कॉर्निया होता है, एक अंदर फिट होता है जहाँ पे इमेज बनती है।
और यही इमेज बिजली के सिग्नल में कन्वर्ट होके पीछे दिमाग में जाती है, जिस वजह से हमारे दिमाग में वो छपती है, तब हमें जाके दिखता है। खैर इसके बारे में हम बाद में आएंगे। पहले आप ये समझो कि ये खुद से मोटा पतला हो सकता है लेंस, लेकिन इसको मोटा पतला होना क्यों ज़रूरी है। जैसा कि आप कन्वेक्स लेंस के बारे में जानते हो कि अगर मान लो इसको खूब दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, यानी कि इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, तो उसके लिए ज़रूरी है इसकी रेडियस का कम होना। अब ये जो सारी बातें हैं ये आपको टेक्निकल लग रही होंगी अगर आप 12th में आशिकी नहीं किए होगे, मतलब यार ऑप्टिक्स नहीं पढ़े होगे, और वही लोग नहीं पढ़े होते हैं जो साइंस नहीं लिए होते। तो सिंपल भाषा में ऐसे समझो कि कन्वेक्स लेंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो सही से तभी दिखेगा जब ये लेंस पतली होगी, और अगर मान लो वो ऑब्जेक्ट यहाँ ना होकर इधर कहीं होता, तब इस लेंस को ऐसे मोटा होना पड़ता, तब जाके वो सही से दिखता। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो ऑब्जेक्ट जैसा है उसकी वास्तविक स्थिति अपने को दिखती है, कि मान लो कोई बंदा 6 फुट 1 इंच का है तो हमें वो उतना ही दिखना चाहिए, वो चींटी के बराबर नहीं दिखना चाहिए, या तो फिर भगवान कृष्ण के अवतार के बराबर भी नहीं दिखना मांगता। तो ये चीज़ के लिए ज़रूरी ये है कि लेंस अपना साइज़ चेंज करे, जो कि करवाती है सिलरी मसल्स। अगली इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो आँख का अंदर का पोर्शन है गोल गोल, इसे बोलते हैं आई बॉल। इसके अंदर ये जो रेड वाला पोर्शन देख रहे हो इसमें भरा रहता है एक और फ्लूइड, विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कहाँ भरा रहता है? सिर्फ कॉर्निया में। अंदर कौन सा? विट्रस ह्यूमर, जिसका काम होता है आई बॉल को गोल बनाए रखना। अगर ये सारा लिक्विड इसमें से बाहर निकल जाए तो आँख भी आपकी पिचक जाएगी। अब भैया लेंस के पीछे होता है आपका रेटिना, जो कि किसी कैमरे की फिल्म के माफिक होता है। जैसे अगर कैमरे में फिल्म ना डलवाओ, जो 90s किड्स हैं वो समझ पा रहे होंगे, जो आज की जनरेशन है 2000 के बाद वाली, उसको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो वैसे ये समझो, पुराने जो फोटोग्राफिक कैमरे होते थे बिना फिल्म के नहीं चलते थे, जिसे सिंपल भाषा में बोले तो रोल बोलते थे, स्टूडियो से लेके आते थे, उसकी वजह से इमेज बनता था। तो सेम ये जो रेटिना है उसी फोटोग्राफिक फिल्म के तरीके वर्क करता है। लेंस से जो भी लाइट रे आएगी कहाँ पे फोकस होगी? रेटिना पे। अगर आपकी आंख एकदम सही है तो अगर मान लो उसको दूर या पास की चीज़ देखने में दिक्कत है, तब रेटिना के आगे पीछे इमेज बनेगी। कब आगे कब पीछे बनेगी पूरी कहानी आपको बता चुके हैं डे वाइज वीडियो नंबर 3 में। कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, काहे काहे का चश्मा लगता है उनको सही होने के लिए, वो सब भी बात कर चुके हैं, तो जाके उसको देख सकते हो। वैसे यूपी पीसीएस देने जा रहे हो तो ज़रूरी ये है कि 1 से लेकर 50 तक लाइन से देखो, जो नए व्यूवर्स हैं उनको बताया था। आँख की जो इंटरनल पार्ट हैं, जितनी ज़रूरी जानकारी हमारे लिए थी वो सब हम आपको बता चुके हैं। अब देखो कि जैसे कोई किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो आँख उसकी कैसे हरकत करेगी वो समझो। कोई बाहर से इस पर लाइट पड़ी, यहाँ से इसने इसको रिफ्लेक्ट मार दिया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ये सीधे सीधे अपनी आँख पे पड़ेगी। सबसे पहले कॉर्निया को हिट करेगी, जिसके बाद आइरिस एक्टिवेट होगा और उसकी इंटेंसिटी को एडजस्ट करके प्यूपिल के पास भेजेगा। कैसे वो एडजस्टमेंट होता है पूरी रामकथा बता चुके हैं। प्यूपिल से होते हुए ये लेंस के पास आती है। उसके बाद हमारा दिमाग ये डिसाइड करता है कि कितनी दूर या पास वो ऑब्जेक्ट है, उसी हिसाब से सिलरी मसल्स एक्टिव होती हैं और लेंस को मोटा या पतला करती हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो ऑब्जेक्ट दूर है कि पास। और उसके बाद लेंस के बाहर जो भी लाइट रे निकलेगी उसकी वजह से रेटिना पे इमेज बनेगी एकदम उल्टी। जैसे ये पेड़ ऐसे सीधा था, लेकिन रेटिना पे इमेज कैसे बनेगी? इस तरीके से उल्टी बनेगी। अब इस उल्टी इमेज को सीधे करने का काम करेगी ऑप्टिक नर्व, जो कि इस इमेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल के दिमाग के पास भेज देगी। अब भैया सवाल ये उठता है कि रेटिना पे इमेज ऐसे क्यों बनी, रियल और इन्वर्टेड? क्योंकि रेटिना पे कौन सी लेंस है? कन्वेक्स लेंस, और उसकी इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो आँख की जो लेंस है वो भी कन्वेक्स है, उसकी इमेज बनेगी रियल प्लस इन्वर्टेड। ये सवाल ज़रूरी हो सकता है, आपके आयोग पूछ सकते हैं इसको। और जैसा कि हमने शुरू में बताया कि रेटिना पे कुछ फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, रॉड्स और कोन्स। जो रॉड हैं वो तब एक्टिवेट होते हैं जब अपन अंधेरे में खड़े होते हैं, और कोन्स जब ब्राइट लाइट अपने सामने होती है, कि आप नॉर्मल सड़क में धूप में चल रहे हो, तब कौन ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। और उनका काम ये होगा कि जो भी इमेज से सिग्नल
प्राप्त हुए हैं उनको यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलना, और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल कैसे भेजा जाएगा दिमाग तक, तो ऑप्टिक नर्व के द्वारा। अब भैया हमारी जो इसी जहाँ की आँखें हैं उनके बारे में सारी बातें होती हैं ख़त्म, और एमसीक्यू होते हैं शुरू। कुछ एमसीक्यू ऐसे भी हैं जो प्रीवियस वीडियो से हैं, तो उसको हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, आप ही से पूछेंगे। बल्कि जैसे कि ये कि एक साबुन अपने पास है, उसके जो बुलबुले हैं अगर उस पर पानी डालोगे तो वो कलरफुल दिखेंगे। क्यों होगा ऐसा, ये आप कब बताओ कमेंट में, इसका ऑप्शन 641 का। हम अपने कई डे वाइज वीडियो सीरीज़ में इस बारे में बात कर चुके हैं। तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, जो कि तम्बाकू खाते थे, उनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। किस लिए मिला था इस बारे में आपको बताना है। अब जैसे कि ये देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने डिस्कवर किया, तो जिनका भी नाम लिया उन्होंने किया। आइंस्टीन को किस लिए मिला था नोबेल प्राइज़, ये 524 से मिलता जुलता है, इसका आप बता दो। अब इसके बाद देखो, वाइट लाइट से अगर किसी प्रिज्म से अगर वाइट लाइट को भेजोगे तो वो 7 रंगों में बट जाएगी विबग्योर, नीचे से ऊपर। इनमें से सबसे कम कौन सी झुकती है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, मतलब रेड। अभी देखो 1021, लाइट रे न्यूरल इम्पल्स मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल, ये कहाँ पे कन्वर्जन होता है, तो रेटिना में 2 टाइप के फोटो रिसेप्टर होते हैं, वो ये काम कर देते हैं। नहीं तो क्या आपको क्या लगा कि रेटिना पे अगर काम हो जाता तो जो गिलास मेरे सामने सीधा है वो मुझे उल्टा दिख रहा होता। तो ये तो हमने बात कर ली पूरी आँखों के बारे में। अब इसी टाइप के 1-2 टॉपिक और लेके आएंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग, जिससे आपके आयोग सवाल भी पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि फालतू ज्ञान बांटने हम आएंगे।